नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। प्रोफेशनल शेफ्स के अल्टीमेट गोल होते हैं मिशेलिन स्टार जीतना या फिर एक रेस्टोरेंट चेन खोलना। कुछ ऐसे ही ख्वाबों को पूरा करने की दिशा में मोहम्मद भोल और मिखाइल साहनी ने शुरू किया क्लाउड किचन प्लेटफॉर्म हाउस ऑफ बिरयानी, और इनकी खासियत है बिरयानी। होलसम मील बिरयानी से ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले अपने पारिवारिक बिजनेस की लेगेसी को मोहम्मद ने एक ऐसे अंदाज में पेश किया है कि वो आज यंग कंज्यूमर की पसंद बन चुका है। मुंबई में अपने स्वाद के रंग बिखेरने के बाद कैसे अब ये स्टार्टअप पुणे और दिल्ली में लजीज खाना सर्व करने की तैयारी में जुटा है, आइए देखते हैं। मुंबई के मोहम्मद भोल ने शेफ की फॉर्मल एजुकेशन ली और लंदन में मास्टर्स करने के दौरान रिनाउंड स्कॉटिश शेफ गॉर्डन रैम्से के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। करियर की शुरुआती दौर में मिले इस मौके के चलते मोहम्मद के करियर पाथ पर एक लक्ष्य सेट हुआ। मोहम्मद ने 8 साल इंडस्ट्री में काम का अनुभव बटोरा और 2022 में बिरयानी के फैमिली बिजनेस की परंपरा को हाउस ऑफ बिरयानी में ढाला। इस सफर में मोहम्मद को साथ मिला मिखाइल साहनी का। दोनों ने मिलकर शुरू किए क्लाउड किचन को मुंबई और दिल्ली के खवैयों ने खूब पसंद किया है। बिरयानी ऐसी कैटेगरी है जिसमें जैसे सैंडविचेस में सबवे है, बर्गर्स में मैकडॉनल्ड्स है, फ्राइड चिकन में केएफसी है, बिरयानी में ग्लोबल छोड़ दीजिए, पैन इंडिया भी हमारे पास एक ब्रांड नहीं है। तो वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी जो हमने ज़ीरो डाउन की। और उसके बाद जहाँ तक बिज़नेस मॉडल का सवाल है, हम सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे मैक्सिमम कंज्यूमर्स को फीड करना है इन द मिनिमम कैपिटल एंड द मैक्सिमम टाइम, वो कैसे होगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो कि आपको वो स्केल मिले। तो डिलीवरी वॉज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर अस, एंड ऑल्सो I think after 2016-2017, what we must understand is that Swiggy and Zomato have really taken the penetration of online delivery to another level. तो इसका हमने फ़ायदा उठा के हमारा स्ट्रैटेजी रहा है कि हम डिलीवरी पे ही फोकस करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन बॉम्बे एंड दिल्ली करंटली। इस बिरयानी ब्रांड में वेज और नॉन वेज की बिरयानी और केप्सा के ऑप्शंस तो है ही, लेकिन साइडर्स के तौर पर कबाब, समोसे, रोल्स जैसे ऑप्शंस भी मेनू में दर्ज है, जिससे ग्राहकों को कंप्लीट मील ऑफर किया जाता है। अब कंपनी जल्द ही मेन्यू में करीज ऐड करने जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली बिरयानी से ऐसा अलग हाउस ऑफ बिरयानी क्या ऑफर करता है जिससे इनका कंज्यूमर बेस मजबूत किया है। हमने काफ़ी मेहनत की है डिफ्रेंशिएट करने में। तो बिरयानी आप बोल सकते हो कि बिरयानी होती है, मगर हमने बहुत सारे इनोवेटिव फ्लेवर्स लाए हैं और जो कंज्यूमर्स को एक्सपीरियंस करने का, अपनी खुद की बिरयानी बनाने का, ये ऐसे हम मोड्स लाए जो हमारे कंपटीशन के पास नहीं है। तो अगर आप देखोगे, बिरयानी ऐसी कैटेगरी है जो बर्गर और पिज़्ज़ा की तरह यंगर ऑडियंस को अपील नहीं हुई है। और इसका एक रीज़न, एक इनसाइट जो हमको मिला है ये है क्योंकि बिरयानी एज अ कैटेगरी इज़ अ वेरी स्टैटिक कैटेगरी। व्हाट आई मीन बाय स्टैटिक इज़ कि जो रेस्टोरेंट बिरयानी देता है उसमें कस्टमाइजेशन अलाउ करता नहीं है। Whereas when you order a burger or a pizza, you can do a lot of customization, and because everyone is different. और वही हमने मोटो लेके हमने एक कैटेगरी लॉन्च की विच इज़ कॉल्ड मेरी वाली बिरयानी, वेयर आर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस एंड फिलोसफी ये है कि हर आदमी अलग होता है, हर एक की प्रेफरेंस अलग होती है। किसको स्पाइसी चाहिए, किसको एक अलग फ्लेवर चाहिए। तो हमारे मेरी वाली बिरयानी कैटेगरी में आप अपना फ्लेवर चूज़ कर सकते हो, आप अपना प्रोटीन मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। सो वी हैव पीपल हु मिक्स्ड चिकन विद पनीर, लैम विद जैक फ्रूट, जो आपको प्रोटीन चाहिए आप मिक्स कर सकते हो। फिर अगर आपको आलू चाहिए या आपको अंडा डालना है, आपको स्पाइसी करना है, तो ये लेवल के कस्टमाइजेशन यूज़र कर सकता है। स्वाद, क्वालिटी, पैकेजिंग, क्विक डिलीवरी, क्या इन सभी बेसिक पैरामीटर्स पर खरा उतरना किसी क्लाउड किचन के लिए काफी होता है? खासकर बिरयानी जैसी ऑथेंटिक फूड सर्विस के स्केल के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। ऑथेंटिसिटी
ऐसी चीज़ है जो हर बिरयानी चेन स्ट्राइव करता है, मगर ऑथेंटिसिटी का ये भी ड्रॉबैक होता है कि सबको एक ऑथेंटिक फ्लेवर पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, एंड दैट्स द रीज़न वाई हमको लगता है कि एक बिरयानी ब्रांड पूरी इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाया। अगर आप बिरयानी ब्रांड का देखोगे तो हर बिरयानी ब्रांड अपने माइक्रो मार्केट में बहुत अच्छा है, लाइक अ पैराडाइज इज़ ग्रेट इन हैदराबाद एंड सो ऑन, बट द मोमेंट वो एक दूसरे शहर में जाता है उनको चैलेंज होता है। तो हमने ये प्रॉब्लम, ये इंसाइट को समझा है, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज वी वांट टू बी न्यूट्रल। हमको एक फ्लेवर, टाइप ऑफ प्रेपरेशन, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमारा बोलना ये है कि आप जो भी हमारे मेन्यू पे आके टेस्ट करोगे वो बहुत टेस्टी होगा। तो हमने ये देखा है कि अगर हम ये बेसिक्स पे फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन दी ऑथेंटिसिटी, इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी, विच टू बी रियली ऑनेस्ट द यंगर जनरेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। हमारा ये इंसाइट रहा कि द यंगर ऑडियंस इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ऑथेंटिसिटी, दे आर मोर इंटरेस्टेड इज इट टेस्टी, डू आई फील लाइक कीप ईटिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड विल आई ऑर्डर अगेन। फ्लेवर्स पर फोकस, कंसिस्टेंसी, कस्टमाइजेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के चलते खासकर जेन जी कंज्यूमर्स ने हाउस ऑफ बिरयान को शानदार रिस्पांस दिया। इसके चलते मुंबई से शुरू हुआ इनका सफर काफी कम समय में दिल्ली तक पहुंचा। मुंबई में महज 2 किचन से बिजनेस की शुरुआत हुई, लेकिन फाउंडर्स ने बिजनेस शुरू करने से पहले अपना होमवर्क पक्का किया था। इसीलिए तय बिजनेस स्ट्रैटेजी के मुताबिक हर कदम रखा गया। डेटा के आधार पर बिजनेस के हर दांव फाउंडर्स लगाते आए हैं। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी किचन, कोई भी एरिया में, तो हम काफ़ी मार्केटिंग करते हैं थ्रू स्विगी एंड जोमेटो, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू ऑफलाइन फ्लायर्स एंड सो ऑन। बट एक बार अगर आपने एक नया किचन चालू किया, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे पहले 3, 4 या 5,000 ऑर्डर्स पे मुझे मार्केटिंग पे मेहनत करनी है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट ही कंज्यूमर को वापस लाना चाहिए। तो हम ये डेटा बहुत ही हॉकिशली इसको ट्रैक करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस। हम देखते हैं कि कितने यूज़र्स ने स्विगी पे जाके या तो ऐड से ऑर्डर किया है या तो हाउस ऑफ बिरयानी टाइप करके हमारे पास आए हैं, और हम रिपीट का डेटा रखते हैं। आज की तारीख में रिपीट इज़ अराउंड 45% एंड देयर इज़ रूम फॉर मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। सो दीज आर बहुत ही अच्छे मेट्रिक्स है फॉर अ ब्रांड विच इज़ नॉट वेरी ओल्ड, टू बेसिकली हैव दिस लेवल ऑफ रिपीट। एंड I think in a nutshell, repeat users coming back on their own is the best validation for any business. फिलहाल हाउस ऑफ बिरयानी के 12 किचन्स दिल्ली और मुंबई में हैं, लेकिन आने वाले 18 महीनों के लिए कंपनी ने तगड़ा स्केल प्लान तैयार किया है। Before we just did our current fundraise, we were at 9 kitchens. ये fundraise के बाद we've started Delhi. तो दिल्ली में अभी फिलहाल 3 है, but in the next 45-60 days we're going to add another 7 kitchens. We are also going to penetrate, हम बॉम्बे में 1-2 और खोलेंगे, ठीक है। तो गोल ये है कि सितंबर 10 तक हमारे कम से कम 20 से 21 किचन अक्रॉस बॉम्बे एंड दिल्ली हो, और एंड द गोल इज़ कि बाय दिसंबर जनवरी दिस शुड टेक अस फ्रॉम 23-24 crores एनुअल रन रेट टू अ 50 crore एनुअल रन रेट। कंपनी में अब तक कुल $3 मिलियन की लागत हो चुकी है, जिसमें $2 मिलियन AI, सिराज होल्डिंग्स, एंजल स्टार वेंचर्स, यूएस बेस्ड फंड आउट ऑफ PA और यूएस के कुछ HNIs ने इन्वेस्ट किया है। बिरयानी कैटेगरी में मोगलाई क्विजीन ऑफर करने वाले रेस्टोरेंट्स के अलावा बिरयानी बाय किलो, चारकोल ईट्स, बीवी के बिरयानी जैसे फूड टेक स्टार्टअप्स फिलहाल मार्केट में हैं, जिनसे हाउस ऑफ बिरयानी की सीधी टक्कर है। इन सभी के लिए फ्लेवर और इनोवेशन के साथ ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म पर बांधे रखने का चैलेंज बना है, जिसे क्रैक करने वाला प्लेयर ही इस स्पेस में और ग्राहकों के दिलों में नंबर 1 पर बना रह सकता है। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे B2B एग्री प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एग्रीजी के को-फाउंडर विकी डोडानी से। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग B2B एग्री प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एग्रीजी ने
एक्सियन और ओमनीवोर से सीरीज ए राउंड में करीब $9.8 मिलियन यानी कि लगभग 82 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में ग्लोबल साउथ स्पेशलिस्ट वीसी फर्म केप्रिया वेंचर्स, थाईवा वेंचर्स के साथ मौजूदा निवेशक अंकुर कैपिटल ने भी हिस्सा लिया है। अब कंपनी इस फंड का इस्तेमाल कैसे करने वाली है, क्या है कंपनी की रणनीति कारोबार को स्केल करने के लिए, इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ एग्रीजी के को फाउंडर और सीईओ विकी डोडानी जुड़ रहे हैं। विकी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं एकदम बेसिक सवाल से शुरू करना चाहती हूं क्योंकि एग्री टेक के यूनिवर्स में कई सारे स्टार्टअप्स हैं। आपका डिफरेंशिएटर क्या है? आप लोग एग्जैक्टली एग्रीजी में करते क्या हैं? जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए हमें। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग एग्रीटेक को डिवाइड करते हैं फार्म इनपुट, प्रिसीशन एग्रीकल्चर और फार्म आउटपुट में एक ब्रॉड लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग फार्म आउटपुट में काम करते हैं और उसमें भी हम लोग प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट सप्लाई चेन को ही सॉल्व कर रहे हैं। आइडिया ये है कि इंडिया में अगर हम लोग ओवरऑल प्रोसेसिंग लेवल्स देखते हैं तो वो तकरीबन 10% के आसपास है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी नीचे है। अगर हम चाइना की बात करते हैं 40% एग्री प्रोडक्ट्स वो लोग प्रोसेस करते हैं, और अगर आप और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं वो 60 से 80% के बीच में होता है। तो हम लोग इंडिया एज अ कंट्री हम लोग काफी कम प्रोसेस करते हैं, और एग्रीजी जो है वो इसी अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर रहा है सॉल्व करने का, जो कि इन प्रोसेसिंग लेवल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, राइट। तो हम लोग का एग्जैक्ट मॉडल ये है कि हम लोग लार्ज ब्रांड्स जो भी हैं, B2B B2C ब्रांड्स हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, उनके प्रोक्योरमेंट में जो भी चैलेंजेस आते हैं हम लोग वो समझते हैं। हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसे प्रोसेस कराते हैं, कस्टम प्रोसेस कराते हैं हमारे बायर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और फिर उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन बायर्स के वेयर हाउसेस तक, राइट। तो इट्स अ प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट सप्लाई चेन के लिए ही प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है। और हमारा मेजर कस्टमर सेगमेंट जो है वो MSME फूड प्रोसेसर्स हैं, ओके। जिनका हम लोग लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं। उसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स दूंगा कि हम लोग कैसे मैं solve उसी करते पर हैं। आने वाली थी। आपका फिर की कस्टमर कौन है? क्या ये वो लोग जी। हैं जो प्राइमरीली फार्मर से अज्यूमिंग गेहूं लेते हैं, तो गेहूं की प्रोसेसिंग में आप कहां तक इन्वॉल्व है, अगर उसका एक उदाहरण दे सकें? जी, तो एक्चुअली हम लोग की कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो जिसमें हम लोग एक्सपर्टीज बिल्ड किए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। लेट्स से अभी जैसे मैंगो होता है, राइट। अब इंडिया में सिर्फ 2% ऑफ 300 मिलियन टन का जो आउटपुट आता है उसमें से सिर्फ 2% ही प्रोसेस होता है। तो हम लोग ने प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक कैटेगरी है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग मैंगो लेते हैं फार्मर से, या बड़े जो विलेज लेवल एग्रीगेटर्स होते हैं, जो फार्म लेवल एग्रीगेटर्स होते हैं, हम लोग उनसे मैंगो लेके जो MSME मैंगो पल्प मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं मैंगो पल्प में। फिर यही मैंगो पल्प हमारा इंडिया में और इवन यूरोप में, कनाडा में, अलग अलग कंट्रीज में हम लोग मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग रॉ मटेरियल लेके उसको प्रोसेस करके हम लोग लार्ज ब्रांड्स के लिए हम लोग ये प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स करते हैं। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये प्राइमरीली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ये ग्रेन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है? अब आप इस यूनिवर्स को अब आगे एक्सपैंड कैसे करेंगे, इज माय क्वेश्चन। जी जी, तो हम लोग की कुछ 4 कैटेगरीज हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज वन ऑफ देम, जहाँ पे हम लोग जैसे फ्रूट के पल्प्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। तो प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज अ कैटेगरी एक हमारी काफी बड़ी कैटेगरी है। इसमें हम लोग फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी करते हैं। आइडिया यही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे, वेस्टेज कम होगा, राइट। ओवरऑल फार्मर भी खुश रहेगा, प्रोसेसर भी खुश रहेगा, और बायर्स के लिए भी हम लोग काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं कस्टम प्रोसेसिंग के माध्यम से। ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा, हम लोग स्पाइसेस में काफी ज्यादा काम करते हैं, राइट। तो स्पाइसेस के अलावा हम लोग एडिबल नट्स में काम करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट्स में काम करते हैं। तो ये कुछ 4 कैटेगरीज है जहां पे हम लोग अग्रेसिवली बिल्ड कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, और कस्टमर की कस्टम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो हम लोग को फुलफिल करते हैं। तो जो ग्रोथ हमारा आएगा वो इन्हीं चार कैटेगरीज में से ही आने वाला है। और इसमें हम लोग और अग्रेसिव जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट टाइप्स, प्रोसेसिंग टाइप्स, अलग अलग टाइप की जो प्रोसेसिंग होगी, और डिफरेंट ज्योग्राफीज में हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग इसी चीज को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं।
क्योंकि आपका एक लार्ज चंक ऑफ बिजनेस पेरिशेबल से आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लार्जली आप पेरिशेबल ही मानेंगे। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि वेस्टेज कम करना चाहते हैं, और हम हर साल देखते हैं कि लाखों टन टमाटर बस सड़ गया, प्याज खराब हो गया, वेयर हाउसेज में पड़ा है, टाइम पर इस्तेमाल नहीं हुआ, कीड़े लग गए। इस वेस्टेज को कम करने के लिए क्या डेटा पॉइंट्स है कि आपकी कंपनी ने कितना वो वेस्टेज कम किया है, या फिर कोई टारगेट्स हैं जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं? जी, तो प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक कैटेगरी आउट ऑफ 4 कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे लिए, और सबसे पहला कैटेगरी प्रोसेसिंग में हम लोग ने इसी को लिया था। एक अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं तो हम लोग आज एनुअली अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 8,000 से 10,000 टन हम लोग वेस्टेज बचाते हैं। स्मॉल नंबर है, बट इट इज आवर ओन एफर्ट इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज इन द कंट्री। और इसको हम लोग पॉइंट जो मेरा ये है कि इंडिया मेजॉरिटी जो भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें वन ऑफ द, इनफैक्ट पूरा अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग ले लेते हैं तो इंडिया दूसरे नंबर पे रैंक करता है आफ्टर चाइना ओवरऑल आउटपुट में, लेकिन प्रोसेस सिर्फ 2% करता है। तो ये एक और अगर आप जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्रोसेसर्स हैं उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, जो एमएसएमई फूड प्रोसेसर्स हैं, वो 50 से 60% होगा इस कैटेगरी में। तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, प्रोसेसिंग कैपेसिटीज भी अवेलेबल है, डिमांड भी है ग्लोबली। इन सबको मैच करना है इज द टारगेट वी हैव in terms of I mean everyone is happy if we are, अगर हम लोग ये कर पाते हैं, right, somehow reduce the wastage, प्रोसेसर की भी आमदनी बढ़ेगी, उनको ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, उनके लेबर भी खुश होंगे, उनको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्फांसो मैंगो बोलते हैं, बहुत कम जगह पाया जाता है, तो उसका पल्प हम लोग सप्लाई करते हैं। यूरोप में हमारे काफी सारे बायर्स हैं जिनको हम लोग पल्प एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक कैटेगरी है, वेस्टेज रिड्यूस करना है इसमें जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी से हम लोग काम कर रहे हैं, आइडिया ये है, रॉ मटेरियल इंडिया में है, प्रोसेसिंग कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज्ड है, ग्लोबल डिमांड वेट कर रही है हमारे लिए, इंडिया एज अ कंट्री के लिए, राइट। हाउ डू वी मैच ऑल ऑफ देम एफिशिएंटली, टेक्नोलॉजी के साथ में, क्वालिटी के साथ में, राइट, इज द फंडामेंटली जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। विकी, मुझे ये बताइए, तो ये आप लोग आपने जो 82 करोड़ फंड रेज किया है, और इससे पहले भी आप लोग फंड रेज कर चुके हैं, ये जो नया फंड है इसका इस्तेमाल क्या है, कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, प्लान क्या है कंपनी का? जी, तो हमारी ब्रॉडर 4 थीम्स है जहां पे हम लोग ये इन्वेस्ट करने का जो जिस प्लान से हम लोगों ने फंड रेज भी किया हुआ है। तो सबसे पहला चीज है जो मैं आपको अभी जो मैंने बोला कि राइट, ग्लोबल डिमांड है जो वेट कर रही है इंडिया का, राइट, फूड मैन्युफैक्चरिंग के की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो पहला चीज ये है कि हम लोग एक इंटरनेशनल सेल्स चैनल बना रहे हैं, मतलब ओवरऑल एक्सपेंशन करना है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल सेल्स चैनल जो है काफी बड़ा हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव है अभी जो हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ने कंट्रीज आइडेंटिफाई करी हुई है, ज्योग्राफीज आइडेंटिफाई करी हुई है जहां पे एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटी है और जहां पे आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो उन कंट्रीज में हम लोग अपना एक सेल्स चैनल बनाएंगे, और जो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज ऑलरेडी बनाई हुई है, इन एमएसएमई फूड प्रोसेसर्स के लिए हम लोग पूरा ग्लोबल डिमांड एग्रीगेट करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो पहला जो चीज है वो है एक्सपेंशन, एंड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सेल्स एक्सपेंशन। तो ये पहला चीज है। दूसरा, हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे अगर कोई बायर आता है, आज के तारीख में हमारी जो टीम्स है उन बायर्स के क्वालिटी टीम के साथ में, प्रोक्योरमेंट टीम के साथ में एंगेज करती है, बट हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे बायर्स के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स, R&D टीम्स के साथ में एंगेज हो, उनके साथ में उनकी जो भी नए प्रोडक्ट की उनकी जो डेवलपमेंट साइकिल है वहां पे हम लोग पार्टिसिपेट करें, राइट, और उनके साथ में हम लोग ये न्यू प्रोडक्ट डेवलप करें। तो हम लोग एक इन हाउस R&D, क्वालिटी लैब्स वगैरह सब बनाने का हम लोग का सेकंड ऑब्जेक्टिव, विच इज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हमको और अग्रेसिवली बिल्ड करना है। ओके। आज के तारीख में है थोड़े से उसमें जो भी हम लोगों ने बिल्ड किया, बट इसको और अग्रेसिवली बिल्ड करना इज द सेकंड इनिशिएटिव जहां पे हम लोग फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा चीज है जो एक फिनटेक का प्लेटफॉर्म हम लोग बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, और इसके बारे में आपको मैं और डिटेल्स दे सकता हूँ, बट आइडिया ये है कि एग्री और अलाइड इंडस्ट्रीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। सारे बैंक्स के कोटा होते हैं, बट वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज डेटा सोर्स नहीं है। तो पूरा इंडस्ट्री जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, किसको बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि ये सप्लायर या ये प्रोसेसर जो है ये क्रेडिट वर्दी है कि नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जहां पे हमारा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरीके से उस
उन चैलेंजेस को बैंक्स और एनबीएफसीज के जो क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, अंडरराइटिंग जो है उनको कैसे हम लोग इनेबल कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा फिनटेक प्लेटफॉर्म जो है वो एक थर्ड इनिशिएटिव है। और चौथा चीज है, जो भी हम लोग ने आज तक किया है, जिस तरीके से हम लोग ने एक्सपैंड किया है, सारा टेक एंड प्रोडक्ट के माध्यम से हुआ है। तो उसमें हम लोग और अग्रेसिवली कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग टेक एंड प्रोडक्ट के हिसाब से, आइडिया ये है एमएसएमई फूड प्रोसेसर है उसको कैसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कंप्लायंट बनाएं, राइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आना है उस छोटे प्रोसेसर के लिए, उसके लिए क्या टेक एंड प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारा फोर्थ ब्रॉड इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Okay. तो एक्सपेंशन, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपेंशन, सेकंड इज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, थर्ड इज फिनटेक कैपेबिलिटीज, प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज, एंड फोर्थ इज टेक एंड प्लेटफॉर्म। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू इन द एंटायर एग्रीजी टीम। फूड प्रोसेसिंग और कृषि क्षेत्र में कंपनियां जितना काम करे लगता है कम है, क्योंकि वहां पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सो आई विश यू एंड द टीम गुड लक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हम भी आपसे लेंगे इजाजत, और आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।